वेलकम स्टूडेंट्स, लिटरेचर की एक और क्लास में स्वागत है आपका। इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी दिन हो गए आपको पोएम्स पढ़ते हुए। वापस आते हैं आज स्टोरीज़ की तरफ। तो आपकी बुक की थर्ड स्टोरी है वेडिंग इन ब्राउन्सविल। ब्राउन्सविल नाम की जगह है, उसमें एक शादी होती है, उस पर ये स्टोरी है। इस स्टोरी को एज ए कहानी मत लेना, आप इसको अगर लिटरेचर की नज़र से पढ़ रहे हो और एक अगर नॉर्मल इंग्लिश कंपलसरी का स्टूडेंट होता तो वो इसको एज ए स्टोरी समझ करके साइडलाइन कर सकता था, पर आप एज ए लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आप इसकी बारीकी को जानना कि स्टोरी कहना क्या चाहती है। स्टोरी अगर 2 लाइन में भी कहूँ तो 1 लाइन में भी ख़त्म हो जाती है स्टोरी कि इट इज़ अबाउट अ वेडिंग इन ब्राउन्सविल, की एक वेडिंग है ब्राउन्सविल में। उसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है सॉलोमन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जाते हैं, उसके बारे में स्टोरी की ही गोज़ टू वेडिंग। सिंपल सी स्टोरी इतनी है कि वो एक शादी में जाते हैं, यही है स्टोरी। 1 लाइन में ये ख़त्म कर सकता हूँ मैं, पर फिर इतनी बड़ी लिखने की क्या ज़रूरत हुई, शॉर्ट स्टोरीज़ को बनाने की क्यों ज़रूरत हुई, एक सेंटेंस में भी ख़त्म हो सकती थी। दिस इज़ वेयर कम्स द एस्पेक्ट्स ऑफ द साइकोलॉजी एंड मेंटल साइंस, कि मतलब दिमाग के साइकोलॉजिकल साइंस और जो ब्रेन है उसमें क्या एक्टिविटीज़ चलती है, और उस साइकोलॉजी के कारण आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करके राइटर क्या क्या इमेज, यानी एक तरह से कह सकता है ना, एक पेंटिंग उकेर सकता है। तो जैसे आपने कईयों ने बॉलीवुड में कुछ हॉरर मूवीज़ या थ्रिलर मूवीज़ देखी होगी, उसी तरह थ्रिलर या फिर आपकी साइकोलॉजी को थ्रिल करने वाली स्टोरी है कि साइकोलॉजी में आप पे मतलब आपके दिमाग पे एक तरह से जोर डालेगी सोचने के लिए। इसकी जो इमेजेस होगी, 3-4 मेन इमेजेस है जो इसकी 3-4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी विशेषताएं हैं, जिनसे आपको पता चलेगा वेडिंग इन ब्राउन्सविल इतनी जो है समझने वाली स्टोरी क्यों है। ठीक है, तो बात करते हैं वेडिंग इन ब्राउन्सविल की। राइटर आइजैक बेशेविस सिंगर, ठीक है, IB सिंगर या आइजैक बेशेविस सिंगर, 1902 टू 1991। ठीक है, तो पहले स्टोरी की बात करना चाहूँगा राइटर इंट्रोडक्शन पे आने से पहले, कि ये एक ऐसे डॉक्टर के बारे में है जो जूइश है। आपको बता दूं, जैसे रिलीजन होते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये 4 रिलीजन होते हैं। इनके अलावा भी और रिलीजन्स होते हैं दुनिया में, जैसे जूइज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये रिलीजन्स आपने नाम सुना होगा इनका। तो वैसे ही जूइज़म या जू है, ये यहूदी जिसको हिंदी में कहते हैं, ये यहूदी रहे हैं, और वही हमारा जो मेन कैरेक्टर वो भी यहूदी है। और उसकी हिस्ट्री, जूज़ की हिस्ट्री हमें पता है हर बार किससे जोड़ी जाती है, जर्मनी से और नाज़ी जर्मनी से। नाज़ीवाद या नाज़िज़म क्या था, नाज़िज़म क्या था, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट चलो उनको तो थोड़ा पता भी होगा। देखो नाज़िज़म क्या था, सिंपल सी बात बता दूं, सिंपल तरीके में समझ लेना कि जब जर्मनी में हिटलर की सरकार आई थी तो उनको जो हिटलर की मानसिकता को मानने वाले थे, जो हिटलर की मानसिकता थी, हिटलर की मेंटेलिटी थी, उसको फॉलोअर्स थे, वो उनको कहा गया नाज़ी। ठीक है, सिंपल सी बात ये। तो इन नाज़ियों को क्या मानना था, जो हमारा खून है या हमारी रेस है सबसे ऊपर है। उसके अलावा जो जूज़ है, जो हमारे जर्मनी और आसपास के देशों में रहते हैं यहूदी लोग ज़्यादा, वो क्या है, उनके पास पैसे हैं क्योंकि उन लोगों ने हमें ठगा है, वो व्यापारी है, और वो क्या है, हमसे उच्च खून के नहीं, हमारे जैसे हम प्योर ब्लड के हैं, और ये निचले तबके के लिए, इसलिए इन पे मारना, इन पे अत्याचार करना इन्होंने जारी रखा। ठीक है, तो ये थी बात नाज़ी जर्मनी की। ठीक है, ये बात इतनी सी थी। अब बात करते हैं, ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि आइजैक बेशेविस सिंगर थे, वो खुद भी क्या थे, पोलैंड में उन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, और वो कहाँ से, वो भी खुद भी ज्यू थे, तो उन्होंने जो दर्द सहन किए हिटलर के समय में बड़े होते वक्त, वो कुछ दर्द अपनी स्टोरी के थ्रू बताने की हमने कोशिश की है कि कैसे जर्मनी के टाइम में यहूदियों को कितना कितना सहन करना पड़ा, कैसे उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई, और आने वाली पीढ़ियाँ उनकी कैसे प्रभावित हुई, कैसे अफेक्टेड हुई। ये बात तो उन्होंने एक बात बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। ठीक है, और इस पर कई चीज़ें लिखी जा चुकी है, जैसे एन फ्रैंक की डायरी का भी कई बार जिक्र आता है, जो खुद एक ज्यू थी और कैसे उसने देखा अपने समय को। ठीक है, तो इनके पिताजी और ग्रैंडफादर क्या थे, रैबाइज थे, यानी एक तरह से पुजारी थे, जो ज्यू के चर्च होते हैं उनमें, ज्यूइश चर्च होते हैं उनमें। ठीक है, इन 1935 ही एमिग्रेटेड टू यूएस, कि 1935 में वो कहाँ आ गए, यूएस में। एंड सिंस देयर ही हैज़ वर्कड एज द रेगुलर जर्नलिस्ट। ठीक है, तो जो अपना मेन कैरेक्टर है ना सोलोमन, उसमें कहीं ना कहीं हमें टच किसका दिखेगा, हमारे राइटर आइजैक
बेशेविस सिंगर का, क्योंकि उनकी जैसी स्टोरी किसकी है, हमारे राइटर की। कैसे कि ये भी यूएस आ गए थे, जर्मनी से निकल करके वो भी यूएस आया था, और यहाँ पे ये जर्नलिस्ट के रूप में, पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे न्यूयॉर्क पेपर के लिए, ठीक है। और द जूएस डेली फॉरवर्ड, और एक जूइश लोगों के लिए भी इन्होंने न्यूज़पेपर उसमें काम किया, ठीक है। इनका शुरू का जो इन्होंने लिखा था वो वॉर्सो में पब्लिश हुआ, ठीक है। और ज़्यादातर इनका फिक्शन जो कहानियाँ इन्होंने लिखी है वो कहाँ पब्लिश हुई, यिडिश में, ठीक है। यिडिश लैंग्वेज में लिखी गई है इसके जनरल में, ठीक है। इट इज़ रिलेटिवली रिसेंटली दैट सिंगर्स वर्क हैज़ बीन ट्रांसलेटेड ऑन एनी स्केल एंड दैट हिज मेरिट एंड द एंडोरेंस ऑफ हिज राइटिंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय जनरल ऑडियंस। मतलब क्या, शुरू में तो ये जब तक जीवित थे इन्होंने यिडिश में लिखा, काफ़ी लिख दिया अपने ज्यूज़ के बारे में और लिख के छोड़ दिया। लेकिन अभी कुछ रिसेंट सालों में क्या हुआ था, इनकी स्टोरीज़ को बाकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, इनकी कहानियों को, और लोगों को पता चला कितना बढ़िया लिखते हैं और क्या स्पेशलिटी है इनके राइटिंग की, ठीक है। उसके बाद क्या, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1978। इसके चलते इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में 1978 में, ठीक है। हिज पब्लिकेशंस इंक्लूड, जो आपको याद रखनी बात, अ फ्रेंड ऑफ काफ्का एंड क्या है दूसरा नाम आप देख सकते हैं, सिंस एंड अदर स्टोरीज़। ये दो नाम आपको याद रखने हैं इनकी इंट्रोडक्शन में से, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरी अ वेडिंग इन ब्राउन्सविल बाय आइजैक बेशेविस सिंगर। ये शॉर्ट स्टोरी है, अपने डिटेल्स में इसके ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसकी समरी से इसको समझेंगे। देखो क्या है, आइजैक बेशेविस सिंगर क्या थे, पॉलिश अमेरिकन राइटर थे, ठीक है। और उनका ये जो सारा इंट्रोडक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है, 4 लाइन है, ठीक है। क्या हुआ, ये स्टोरी क्या है, बेसिकली पॉइंट्स आउट द वॉइड और एम्प्टीनेस दैट ओवर पावर्स द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, दैट इज़ डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन। क्या बात हुई भाई सर, आपने क्या बोल दिया। देखो स्टोरी बेसिकली क्या बात करती है, पॉइंट आउट करती है, हमें दिखाती है वॉइड, जो खालीपन है, जो एम्प्टीनेस, ये जो अकेलापन है, किसके मन में, किसके मन में, हमारे प्रोटैगनिस्ट यानी हमारे मेन कैरेक्टर है जो स्टोरी, कौन, सोलोमन मार्गोलिन। सोलोमन मार्गोलिन ये क्या है, एक डॉक्टर है, इनका नाम डॉक्टर है। ये आदमी जो होता है इसके मन में एक खालीपन, एक उदासी, एक दुनिया से बिखराव सा जुड़ा रहता है। ये अपने दिमाग की बनाई दुनिया में उलझा रहता है, बाकी दुनिया से ये कटा कटा रहता है। क्यों है ये हमें स्टोरी में जानता है। इवन आफ्टर ही मैनेजेस टू अकम्प्लिश हिज गोल्स, हालांकि जब उसने अपने गोल्स भी अचीव कर लिए, डॉक्टर भी बन गया, ठीक है, फिर भी उसके मन में क्या है, एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन रहता है, ठीक है भाई। ये ऐसा क्यों है भाई, क्यों ये खाली खाली सब घूम रहा है, क्यों दुनिया सुनी सुनी लगती है, छन से टूटा हुआ सपना क्यों हो रहा है भाई, इसका जानते हैं। कि देखो स्टोरी कमेंसेस विद, स्टोरी ख़त्म होती है किसमें, कि विद द पोर्ट्रेल ऑफ अ मैरिज एज अ बर्डन इन द आइज ऑफ डॉक्टर सोलोमन। कि एक शादी के, जो शादी हो रही है उसमें, जो भाई हमें पता ही पूरी स्टोरी शादी के बारे में, तो उस शादी का जो बर्डन सोलोमन की आंखों में उसको दिखाई देता है, उसमें स्टोरी कमेंस यानी ख़त्म होती है। वो बर्डन क्यों होता है ये जानेंगे हम। देखो सोलोमन की कहानी शुरू करता हूँ। डॉक्टर सोलोमन कौन था, बेसिकली जो कि क्या था, जू था, यहूदी था। वो इनिशियली यूज्ड टू रिजाइड इन पोलैंड, जो पोलैंड में रहा करता था। पर जब क्या हुआ, हिटलर की सेना ने पोलैंड में जर्मनी से कहाँ हमला कर दिया, जर्मनी के पास ही पोलैंड है, जैसे इंडिया के पास ही पाकिस्तान की सीमा लगती है या बांग्लादेश की लगती है, तो वैसे ही इनके पास क्या था, पोलैंड। तो जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, वैसे ही क्या हुआ, वहाँ पे ज्यूज़ को मारना इन्होंने शुरू कर दिया, हिटलर की सेना ने, ठीक है। तो पोलैंड में क्या हुआ था, इनकी फैमिली को मार दिया गया था, किसमें, हॉलोकॉस्ट में। हॉलोकॉस्ट क्या था, आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा मैसाकर यानी नरसंहार माना जाता है। इसमें कई सारे लोगों को एक साथ मारा गया था, ठीक है। और ये हॉलोकॉस्ट किसने लगाया था, सबको पता है, हिटलर ने। तो देखो हॉलोकॉस्ट का मतलब क्या है, देखिए, तो एक्सटर्मिनेशन यानी एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म कर देना ऑफ ज्यूज़ को, यहूदियों को, बाय जर्मन नाजीज, जर्मनी के जो नाजी लोग थे, नाजीवादी थे, उनके द्वारा, ठीक है, इन रूल ऑफ हिटलर। और कब किया गया ये, जब हिटलर शासन कर रहा था। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, देखिए कि ज्यूज़ को मारा गया था बहुत बड़ी संख्या में, लार्ज स्केल, हज़ारों ज्यूज़ को भूखा तड़पाने के लिए छोड़ दिया जाता, और उनको या फिर गैस चैम्बर्स में, जो गैस के बने हुए बड़े बड़े कमरे थे, उनमें जहरीली गैस छोड़ के एक साथ लाखों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता। ये दो इमेजेस से आप हॉलोकॉस्ट की रियलिटी देख सकते हैं। पहली इमेज में देखिए गैस चैम्बर के अंदर की स्थिति बताई, जिसमें क्या हुआ, देखिए आप इस पॉइंट को देखिए कि छोटे छोटे तख्ते हैं, उनमें क्या 10-10, 5-5 लोग ठूंस रखे हैं, उनको खाने को नहीं मिलता, उनसे मजदूरी करवाई जाती है, और लास्ट में वो या तो भूख से या उनको गैस चैम्बर से ये बने हुए हैं, इनमें दबा करके मार दिया जाता है। और इस चीज़ की रियलिटी आप देख सकते हैं। ये एक डेड बॉडी पड़ी है, डेथ बॉडी किस लिए है, डेड बॉडी किसकी, एक जू की है। ये हॉलोकॉस्ट के नाजी ऑफिसर से आप देख सकते हैं। तो ये ड्राइंग से आप इस बात को
गहराई से समझ सकते हैं कि वहाँ कितनी बदतर स्थिति रही होगी। और ये ड्राइंग देख लीजिए, ये फ़ोटो देख लीजिए रियलिटी की, हॉलोकॉस्ट की रियलिटी है। इसमें देखिए ये लोगों को जो कैदी है उन जैसे कपड़े पहनाए गए हैं। ये ना जर्मनी के जो ऑफिसर्स है आर्मी के, वो क्या कर रहे हैं, ये देखो बेचारे औरतों बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, सबको इकट्ठा करके कहाँ भेजा जा रहा है, ऐसी बिल्डिंग्स में और ऐसे गैस चैम्बर्स में। ऐसे गैस चैम्बर्स में इनको बंद करके क्या कर दिया जाएगा, जहरीली गैस छोड़ करके मार दिया जाएगा। और ये रियलिटी थी। इन्होंने किसी पे भी बिल्कुल से दया ना की, ना बच्चों पे, ना औरतों पे, ना वृद्ध जनों पे, ओल्ड एज पे, किसी पे जो सीनियर्स थे उन पे किसी पे दया नहीं की। उन सबको तड़पने के लिए, घुट घुट कर मरने के लिए होलोकॉस्ट के गैस चैम्बर्स में छोड़ दिया। ठीक है, तो हिटलर के कहने पे ये चीज़ हुई थी। डॉक्टर सोलोमन, जो सोलोमन थे अल्टीमेटली एस्केप टू अमेरिका। सोलोमन तो भागने में सफल रहे पर उनकी फैमिली को मार दिया गया था। ठीक है, और ये किसके साथ भागने में सफल रहे, बाकी कुछ अदर जो यहूदी जूस थे जो हॉलोकॉस्ट से बच निकले थे और अमेरिका आ गए थे। इन अमेरिका डॉक्टर सोलोमन हैड बीन अपॉइंटेड एज द बोर्ड मेंबर ऑफ ए ज्यूइश स्कॉलस्टिक सोसाइटी। तो भाई वो है ना कि पराए देश में क्या करे, लोग अपने को ढूंढता है, तो वैसे ये पराए देश में थे, यहाँ पे सारे अमेरिकन क्रिश्चियन थे, तो इन लोगों ने अपनी संस्थाएं बनानी शुरू कर दी। और उसमें क्या था, एक ज्यूइश स्कॉलस्टिक सोसाइटी नाम से एक संस्था थी, उसके मेंबर चुन लिए गए। और एक ज्यूइश न्यूज़पेपर निकलता था, उसके एडिटर भी बन गए। ये बहुत बढ़िया बात है। तो मतलब कुल मिला के क्या हुआ, यहूदी लोगों से काफ़ी जुड़े रहे अमेरिका आने के बाद भी, अपने देश के, अपनी धर्म के लोगों से। ठीक है, हाउएवर द ब्रूटल treatment that was imposed on his family in Poland had an adverse effect on the mind of Dr. Solomon. However, मतलब देखिए ब्रूटल ट्रीटमेंट, जो गहन अत्याचार हुए किसके ऊपर, जो सोलेमन की फैमिली पे और उस पे, उसका जो ट्रॉमा था, उसका सदमा था, वो सोलेमन के दिमाग में हमेशा रहा। ही सॉ क्यों, कैसे रहा, ही सीम टू हैव लॉस्ट हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी जो फेथ है यानी अपना भरोसा है, खो दिया है। किसमें, ह्यूमैनिटी में, यानी मानवता में विश्वास खो गया है कि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि कोई इंसान किसी का भला कर सकता है, क्योंकि उन्होंने इतनी बेदर्दी से अपने लोगों को मरते हुए देखा था। और हमेशा उन्हें मौत का डर सताता था, क्योंकि वो मौत के चंगुल से बाल बाल बच के निकले थे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि आल्सो डॉक्टर सोलोमन ऑफ्टन यूज्ड टू कीप थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट मेमोरीज, कि वो किस में खोए रहते थे। मैंने बताया ना, वो दुनिया से कटे कटे रहते थे, कि वो चाहे ज्यूइश लोगों से जुड़े थे फिर भी वो कटे कटे रहते थे। क्यों, वो हमेशा सोचते रहते थे अपने पास्ट के बारे में, अपने पिछली ज़िंदगी के बारे में जिसको वो पीछे छोड़ आए थे। किस किस के बारे में, अपने पहला प्यार, जो पहला नशा पहला प्यार है, उनकी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड होने वाली थी रेजल नाम की महिला थी, जो उनका फर्स्ट प्यार था, उसके बारे में सोचते रहते थे। ठीक है, हु वाज ए ब्यूटीफुल जूइश गर्ल, जो कि एक बहुत सुंदर, और कौन थी, जूइश थी, उनके ही धर्म की लड़की थी, एंड डॉटर ऑफ ए जूइश वॉच मेकर मेलेक, और मेलेक नाम की एक घड़ी साज की बेटी थी वो। ठीक है, ही आल्सो रिकॉर्ड द रेजल गॉट मैरिड टू सम वन एल्स। यहाँ ये देखिए, ये रहा एक तो अकेलेपन का कारण, छन से जो टूटे सपना है ना, यहाँ टूट गया सपना बेचारे का। उनको याद आता कि रेजल की शादी किसी और से हो गई थी, जिससे वो डिसहार्टन, जिससे वो बहुत दुखी हुए थे एट दैट टाइम, उस समय। एंड शी एंड हर एंटायर फैमिली लेटर वाज किल्ड बाय द नाजीज। और उसके बाद और दुख क्या हो गया कि थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि रेजल कभी अगर मिलेगी भी तो वो भी छूट गई। क्यों, क्योंकि बेदर्दी से रेजल और उसकी पूरी फैमिली को नाजियों द्वारा मार दिया गया। ठीक है, दिस थॉट फर्दर यूज टू इंटेंसिफाई हिज डिप्रेसिव टेंडेंसी। और जो ये विचार है, बेचारा दिल टूटा हुआ विचार, उसका जो ब्रोकन हार्ट है, वो बार बार उसको गहरा करता था। किसको, उसके डिप्रेशन को, जो उसके मन में डिप्रेशन सा बैठा हुआ था, जो डिप्रेसिव टेंडेंसी उसके मन में थी। डॉक्टर सोलेमन्स वाइफ वाज ग्रेटल। ठीक है, तो डॉक्टर सोलेमन की पत्नी कौन थी, ग्रेटल थी। वाज ऑल्सो ए जर्मन, वो यहूदी नहीं होकर एक जर्मन थी, पर वो नाजी नहीं थी, वो नाजियों के अगेंस्ट थी, एंटी नाजी थी। डॉक्टर सोलेमन यूज टू ट्रीट, अब डॉक्टर सोलेमन देखिए अपने लोगों के लिए क्या करते थे, यूज टू ट्रीट रेबाइज, जो जूइश प्रीस्ट होते हैं, जूस के पुजारी होते हैं, वो रेबाइज कहते हैं उनको, रेबाइज को, रेफ्यूजीज़ को, जूइश राइटर जो जूइश लिखने वाले थे, उसके अलावा जो और भी जूस से जुड़े हुए लोग थे, उनको क्या बिना किसी मनी के, बिना पैसा लिए उनकी इलाज किया करते थे। ठीक है, रेफ्यूजीज़ का मतलब शरणार्थी, जो पोलैंड या जर्मनी से भाग करके आए हैं। इन सबको क्या करते थे, इन सबको फ्री में ट्रीटमेंट दिया करते थे। ठीक है, और इनको इसके अलावा फ्री में मेडिसिन
और हॉस्पिटल बेड्स भी प्रोवाइड करवाते अगर ज़रूरत होती उनको, कि भाई कोई इमरजेंसी होती तो फ्री में बेड और हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करवाते थे। डॉक्टर सोलोमन एंड ग्रेटल यूज्ड टू लिव इन लाइफ ऑफ सिंपलिसिटी एंड मॉडेस्टी, कि सोलोमन और ग्रेटल एक सिंपल, साधारण और आराम भरी ज़िंदगी जीते थे, ठीक है। ग्रेटल क्या करती थी, घर के सारे काम संभालती थी, ठीक है, और ना वो उसने कभी मेड रखी, ना कभी हेल्पर रखी, यानी ना कभी उसने नौकरानी या कोई मेड रखने का सोचा, वो हमेशा सारे घर के काम खुद करती थी। समटाइम्स डॉक्टर सोलोमन यूज्ड टू पॉन्डर अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज वाइफ फ्रॉम अ जर्मन ब्लॉन्ड टू अ जूइश होम मेकर। कई बार सोलोमन सोचा करते थे गहराई से, कैसे उसकी वाइफ थी वो एक सुंदर सी जर्मन ब्लॉन्ड थी, ब्लॉन्ड मतलब जिसके सुनहरे बाल होते थे, सुनहरे बाल वाली लड़की थी, वो आज कैसे एक जूइश हाउसवाइफ, एक जूइश आदमी की सिंपल सी गृहिणी बन करके, एक हाउसवाइफ बन करके रह गई है। इवन आफ्टर ओरिजिनली बीइंग अ जर्मन, ग्रेटल हैड बिगन टू एम्ब्रेस जूइश कल्चर एंड बी फ्रेंड जूइश वुमन। हालांकि देखिए, ग्रेटल क्या थी, जर्मनी से बिलोंग करती थी, जूइश नहीं थी वो, फिर भी उसने धीरे धीरे क्या किया था, जूइश कल्चर को अपनाना, यानी अपने पति के कल्चर को अपनाना, और जूइश औरतों से दोस्ती करना शुरू कर दिया था, यानी अपने पति के लिए वो एडजस्ट होना शुरू हो गई थी। दिस वॉज प्राइमरली बिकॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रदर वॉज किल्ड बाय द नाजीज। इसका मुख्य कारण ये था कि वो जर्मनी को इतना हेट क्यों करती थी, क्योंकि उसका खुद का एक भाई उसका खुद का एक भाई मारा गया था, किसके द्वारा, नाजीज़ के द्वारा, यानी नाजी लोगों ने उसके भाई को भी मारा था। क्यों, सिर्फ इसलिए कि उसका भाई एक कम्युनिस्ट था, यानी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था, और उसने इस आइडिया का विरोध किया था कि जूस को नहीं मारना चाहिए, यानी उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसके भाई को मार दिया गया। किसके भाई को, ग्रेटल के भाई को। अब देखिए, स्टोरी फर्दर बिगिंस टू अनफोल्ड। अब यहाँ तो आपने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डॉक्टर सोलोमन कौन था, यहाँ से स्टोरी आगे धीरे धीरे पन्ने खुलने शुरू होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जूइश वेडिंग, एक जूइश लोगों की शादी, यानी जो हमारे डॉक्टर सोलोमन है उनके फैमिली की है, उनकी रिश्तेदारी की है, उनकी जानकारी की कोई शादी हो रही होती है, और शहर में ही हो रही होती है, दैट इज़ ब्राउन्सविल, और शहर का नाम होता है ब्राउन्सविल। डॉक्टर सोलोमन को इनवाइट किया गया था वेडिंग सेरेमनी, शादी में आने के लिए, ठीक है। यहाँ ये बात हो गई। द वेडिंग सेरेमनी वाज ऑफ सिल्विया। शादी किसकी होती है, सिल्विया की, डॉक्टर ऑफ अब्राहम मैकेलिस। किसकी बेटी होती है वो, नाम होता है अब्राहम मैकेलिस, उसकी बेटी होती है। एन एक्वाइंटेंस ऑफ डॉक्टर सोलोमन, जो कि डॉक्टर सोलोमन का क्या होता है, एक जानकार होता है। अब्राहम मैकेलिस वाज अ सेंसी माइनर, दैट इज़ ही टू बिलोंग टू सेंसिमिन, ए स्मॉल टाउन इन पोलैंड, कि वो एक सेंसीमिनर था। सेंसीमिनर मतलब वो सेंसीमिन से बिलोंग करता था। जैसे मैं कहता हूँ मैं बीकानेरी, यानी मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, वो सेंसीमिन से बिलोंग करता था, ठीक है। जस्ट लाइक डॉक्टर सोलोमन की तरह ही वो क्या था, सेंसीमिन से आया था। हाउएवर डॉक्टर सोलोमन वाज हेजिटेंट इन अटेंडिंग दैट वेडिंग सेरेमनी। हालांकि ऐसा था, इतनी बढ़िया बात थी कि उसके अपने लोगों की वहाँ एक शादी हो रही थी, फिर भी डॉक्टर सोलोमन वहाँ जाने में हेजिटेंट था, यानी हिचकिचा रहा था, उसकी शादी में जाने की इच्छा नहीं थी। क्यों नहीं थी, ही वॉज मेकिंग अटेम्प्ट्स टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द जूइश कम्युनिटी, क्योंकि वो धीरे धीरे खुद के लोगों से दूरी बनाने की, जूइश समाज है उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। ये क्या बात हुई, खुद के लोगों से दूर हो रहा था, क्यों, क्योंकि उसको फील होने लगा था अकेलापन। किस बात के लिए, डॉक्टर सोलोमन हैड बिगन टू फील दैट जूइश डिड नॉट मेंटेन द ट्रूनेस ऑफ देयर कल्चर, कि यहाँ अमेरिका आने के बाद जूइश लोग अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, और वो अपने कल्चर के प्रति ईमानदार नहीं हैं, वो अपनी मर्जी है जैसा करते हैं। डॉक्टर सोलोमन यूज्ड टू फील दैट जूस वर ब्रेकिंग देयर कल्चर लेगेसी, कि उनकी जो संस्कृति, उनका जो धर्म है, उसकी विरासत को तोड़ रहे थे, अपने रीति रिवाजों को फॉलो नहीं कर रहे थे। और फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, जूइश मैन हैड स्टार्टेड कंज्यूमिंग एल्कोहल, कि उनके धर्म में या उनकी कम्युनिटी में कभी शराब नहीं पी जाती थी, यहाँ आकर के जूइश लोगों ने शराब पीना शुरू कर दिया था, और वो भी इन एक्सेस, और वो भी बहुत ज़्यादा। तो ये इन कारणों से वो जूइश लोगों से अलग होना चाहते थे, ठीक है। दिस ड्रोव डॉक्टर सोलोमन अवे फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी, और ऐसे ही कारणों से क्या हुआ, डॉक्टर सोलोमन अपने ही लोगों से दूर होते चले गए। ग्रेटल नोटिस हर हस्बैंड्स अलूफनेस फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी। ग्रेटल को अपने हस्बैंड की दूरी समझ में आती थी, बट सिंस डॉक्टर सोलोमन ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट पोजिशन इन द जूइश कम्युनिटी, देयरफॉर ही फाइनली डिसाइडेड टू अटेंड द वेडिंग। पर क्या था, वो कहते हैं ना कि लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है भाई, हाथी की दांत दिखाने के और खाने के और। तो भाई खाना तो भले नहीं पसंद हो मन से, भले खाना नहीं पसंद हो, पर दिखाना तो पड़ेगा कि प्लेट हाथ में ली है। तो वही बात है कि दिखाना पड़ेगा कि मैं जूइश कम्युनिटी में इतना जाना माना डॉक्टर हूँ, मैं इतने लोगों की सहायता करता हूँ, तो मैं ही नहीं जाऊँगा तो क्या सोचेंगे कि इन लोगों ने हमसे नाता तोड़ लिया, इसलिए उनको जाना पड़ा। ये मतलब डिसीजन उन्होंने लिया। तो कैसे गए वो, ही हायर्ड अ टैक्सी टू रीच ब्राउन्सविल। उन्होंने एक टैक्सी हायर की ब्राउन्सविल जाने के लिए। सडनली
अचानक से क्या हुआ, टैक्सी इन विच डॉक्टर सोलोमन वाज गोइंग टू ब्राउन्सविल स्टॉप्ड अब्रप्टली, अचानक से रुक गई। टैक्सी के रास्ते में अचानक से रुक गई, और रुकते ही क्या हुआ, डॉक्टर सोलोमन विटनेस्ड दैट एन एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस। स्टार पॉइंट, इसको ध्यान रखना, आगे पूछूंगा इस पर कुछ मैं, कि सोलोमन ने वहाँ पे कुछ देखा। क्या देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है रास्ते में, रोड पे। अ मैन वॉज बींग टेकन ऑन ए स्ट्रेचर, एक आदमी को एक स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा था। एंड डॉक्टर सोलोमन अपेरेंटली सीम टू रिकॉग्नाइज दैट पर्सन, कि ऐसा लग रहा था डॉक्टर सोलोमन उस आदमी को जानते हैं। उन्हें खुद को ऐसा फील हो रहा था कि उन्होंने उसे पहले कहीं देखा है, वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं, पर उनको उसका नाम या चेहरा याद नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली कौन था। उन्हें ऐसा बार बार लग रहा था देखा है। नेवरदलेस फिर बात आई गई हो गई, द ड्राइवर अगेन स्टार्टेड ड्राइविंग द टैक्सी, ड्राइवर ने दोबारा टैक्सी चलानी शुरू कर दी। एंड फाइनली, अब देखिए ये साइकोलॉजिकल बात होनी शुरू हो गई यहाँ पे, मैंने हिंट दे दिया। देखिए फाइनली डॉक्टर सोलोमन रीच द वेडिंग डेस्टिनेशन। लास्ट में क्या होता है, डॉक्टर सोलोमन शादी, वो कहते हैं ना अपने जीवन चालो, तो जीवन पहुंच गए, ऐसे शादी पे पहुंच चुके हैं। दैट इज़ ब्राउन्सविल, और शादी की जगह कहाँ है, ब्राउन्सविल में। भाई हॉल ले रखा है, ब्राउन्सविल पहुंच गए। अपॉन रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ, ही डिस्कवर्ड, उसको पता चलता है दैट वेडिंग वेन्यू वॉज फुल ऑफ मिथ एंड फेस्टिविटी, कि वेडिंग वेन्यू में तो काफ़ी सेलिब्रेशन हो रहा है, काफ़ी लोग खुश हैं, नाच रहे गा रहे हैं। कैसा हो रहा है, लेडीज़ और डांसिंग, औरतें नाच रही है आसपास अपने, मतलब वो एक साथ अपने जो घेरे में जैसे भी नाचती हैं। पीपल वर गेटिंग ड्रंक, और लोग क्या शराब पी रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। ही पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये इलस्ट्रेशन है, देखिए ये एक बॉडी आपको दिख रही होगी और ये एक स्ट्रेचर है। ये ऐसा था कुछ एक्सीडेंट का सीन। अब क्या था, हिंट में आप समझ गए होंगे तो बढ़िया, नहीं लास्ट में स्टोरी के रिवील करूँगा, ठीक है। तो ही केम अक्रॉस जीजेल, तो हुआ क्या, वो पूरी वेडिंग में घूमे और देख रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो अचानक से वेडिंग में गए तो उनको मिला कौन, जिजेल। जिजेल कौन था, अ पर्सन फ्रॉम हिज होम टाउन, उनके खुद के होम टाउन से, उनके बचपन का कोई मतलब जाना पहचाना व्यक्ति जो उनके खुद के शहर से था। वो नरेटेड द ओल्ड स्टोरीज, जो उनको पुरानी कहानियाँ बता रहा था। क्या, दैट डिस्क्राइब द ब्रूटल वे इन विच द ज्यूज वर किल्ड बाय द नाजीज, वो पुरानी कहानियाँ जिनमें कितने भयंकर रूप से जो नाजी लोग थे वो ज्यूज़ को मारे जा रहे थे। ही डिस्क्राइब दैट ज्यूज़ वर कंपेल्ड बाय नाजीज टू डिग देयर ओन ग्रेव्स एंड देन दोज ज्यूज़ वर शॉट एंड बरीड इन देयर ग्रेव्स दैट वर डग बाय देमसेल्व्स। देखिए कितनी क्रूरता है, पहले उनको भूखा रख करके उनसे कब्रें खुदवाई जाती, और फिर कब्रें खुदवाने के बाद उनको गोली मार दी जाती, और उन्हीं कब्रों में उन्हें, जो कब्रें उन्होंने खुद के लिए खोदी है, ग्रेव्स, उसमें दफना दिया जाता। ये क्रूएल्टी की हद हो सकती है जो हिटलर नाजी जर्मनी ने की थी, ठीक है, ये बात हुई, ठीक है। तो मैनी ज्यूज वर स्टार्व टू डेथ, कई लोगों को मैंने पीछे फोटो दिखाई थी कैसे पतले हो रखे थे, कि उन्हें भूखा रख के मारा जाता, बर्न्ट अलाइव, कईयों को जिंदा तक जला दिया जाता। एंड मैनी वर ट्रांसपोर्टेड टू ऑस्ट्रविस, ऑस्ट्रविस में उनको क्या कर दिया जाता, भेज दिया जाता, जहाँ क्या थे, कंसंट्रेशन कैंप, यानी जो एक तरह से आप कह सकते हैं कैंप लगे हुए थे पोलैंड में, जहाँ क्या थे 40 एक्सटर्मिनेशन कैंप, जहाँ 40 क्या थे, मौत के कैंप लगे हुए थे। एक्सटर्मिनेशन यानी मार देना, ख़त्म कर देना, ऐसे कैंप थे, कि ठीक है। तो उन कैंप में क्या होता था, ईच कैंप वाज फिल्ड विद द पॉइजनस गैसेस, सारे कैंप में जहरीली गैसें भरी हुई होती, इन ऑर्डर टू किल ज्यूज मर्सीलेसली, कि ज्यूज को एक साथ बड़ी संख्या में बेरहमी से मारने के लिए उन गैस के चेम्बर में बंद करके छोड़ दिया जाता। तो हुआ क्या, ये बात हुई, तो डॉक्टर सोलोमन को अपनी बचपन की चीज़ें और अपना पुराना शहर और वो पुरानी चीज़ें सब याद आने लगी, वो पुराने अत्याचार, वो अपना दुख याद आने लगा, जो डिप्रेशन उनके मन में था। किस बात का डिप्रेशन, की कैसे वो अपनी फैमिली से अलग हो गए और कैसे उनका बचपन कितना बढ़िया था, ठीक है। तो डॉक्टर सोलोमन फेल्ट सफोकेटेड व्हेन ही रिकॉल्ड द एनिमलिस्टिक वेज इन विच द मेंबर्स ऑफ हिज कम्युनिटी वर किल्ड। ये डॉक्टर सोलोमन को ऐसे दम सा घुटने लगा जैसे ही उसको वो भयानक जानवरों जैसे तरीके याद आए, जिसमें उसके फैमिली को, उसके साथ के लोगों को मारा गया था। और अचानक से क्या हुआ, सडनली ही सॉ फेस ऑफ ए लेडी, अचानक से वो यादों में खो गए, अचानक से वो अपने दिमाग की सोच में खो गए, और अचानक से उन्हें क्या देखा, एक लड़की का चेहरा दिखा, एक औरत का, अमिड्स, बीच में, द केओस ऑफ पीपल, जो लोगों की भीड़ थी उसके बीच में। When he tried to get closer, जैसे ही उसके पास पहुंचने लगे, टू दैट लेडी, उस औरत के पास, इन ऑर्डर टू रिकॉल हु शी वाज, कि वो कौन थी औरत जो उनको देखी हुई लग रही थी, दैट लेडी, वो लेडी कौन निकली, टर्नड आउट, निकली कौन, हिज लॉन्ग लॉस्ट लव, उनका बिछड़ा हुआ प्यार, पुराना प्यार आ रहा है, कौन आ रहा है, रेजल। वो औरत कौन निकली, रेजल। अरे भैया ऐसे कैसे हुआ, रेजल तो मर चुकी थी इतने सालों पहले, ये कैसे हुआ। और इस शादी में उनको अचानक से मिली, उस शादी में जहाँ वो लोगों को जानते थे। खैर चलिए क्या हुआ, ही
वेंट अहेड, वो आगे गए टू कन्फ्रंट रेजल, रेजल से बात करने, एंड शॉकिंगली डिस्कवर्ड दैट इट वॉज नॉट अ ड्रीम रेदर रेजल वॉज रियली देयर एट द वेडिंग वेन्यू। और अचानक से उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रहे थे, वास्तव में रेजल उनके सामने खड़ी थी वेडिंग वेन्यू में, उस शादी वाली जगह में। द ओल्ड रोमांस, पुराना प्यार, देखिए पुराना प्यार वापस जागृत हो रहा है। क्या हो रहा है देखिए, बिटवीन सोलोमन एंड रेजल रिकिंडल्ड, दोबारा जाग उठा। दोनों देखते ही आंखें भर आई, बस एकदम मूवी, बॉलीवुड मूवी वाला सीन हो गया, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बज गया कतई। खैर स्टोरी में आते हैं वापस। डॉक्टर सोलोमन हेल्ड द हैंड ऑफ रेजल, डॉक्टर सोलोमन ने रेजल का हाथ पकड़ा, एंड टुक हर अवे, उसको दूर ले गए फ्रॉम द क्राउड ऑफ पीपल, उस भीड़ से। डॉक्टर सोलोमन्स एक्ट ऑफ टेकिंग रेजल अवे फ्रॉम द क्राउड of people metaphorically depicts that Solomon did not want to lose Razel amidst the chaos of life all over again। अब जो स्टोरी है बेसिकली ज़्यादातर कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखिए जो हरकतें करेंगे ना वो सारे सिंबल है, मैंने कहा ना सिंबॉलिक स्टोरी, साइकोलॉजिकल स्टोरी है, हर चीज़ के पीछे साइकोलॉजी। क्या कि सोलोमन का रेजल का हाथ पकड़ करके, एक बात बताइए, रेजल जो इतने सालों से अचानक से मिली, वो क्या किसी अजनबी का हाथ पकड़ के चली जाएगी? तो फिर अजनबी नहीं तो फिर भी किसी को जानते हो ऐसे हाथ पकड़ के थोड़ी चली जाएगी। फिर भी क्या हुआ, सोलोमन उसको हाथ पकड़ करके भीड़ से ले जाते हैं। तो ये हमें ये दिखाता है कि सोलोमन के दिमाग में क्या चल रहा है, कि वो फिर रेजल को किसी भीड़ में या अपने से दूर नहीं खोना चाहते। ठीक है, और ये मेटाफोर है, मेटाफोर यानी इस भीड़ को उपमा दी गई है। ठीक है, उस भीड़ भाड़ में, उस दंगा फसाद में फिर खोना नहीं चाहते। ए थॉट केम टू डॉक्टर सोलोमन दैट ही वाज स्टिल सिंगल अकॉर्डिंग टू जूइश लॉ एज ही गॉट मैरिड टू ग्रेटल इन अ सिविल सेरेमनी। अचानक से देखो पुराना प्यार आते, देखिए क्या हुआ, आदमी का दिमाग चलने लग गया, चारों दिशाओं में दौड़ने लगा। उसने सोचा यार अभी तक मैं तो सिंगल ही हूँ यार, मेरी शादी नहीं हुई। क्यों जूइश लॉ से तो मेरी शादी नहीं हुई। जूइश लॉ के अनुसार मेरी उसमें जूइश चर्च में शादी होनी चाहिए थी, और मेरी तो सिविल सेरेमनी जो कानूनी तरीके है उससे शादी हुई है बस। तो वैसे मैं अपने वो कानून है जूइश लॉ, उससे के अनुसार तो मेरी शादी हुई नहीं है। आई एम स्टिल सिंगल, मैं कर सकता हूँ रेजल से शादी। तो ऐसे मन में लड्डू फूटते ही क्या हुआ, देयरफॉर ही टुक रेजल इन अ सेक्लूडेड प्लेस, उन्हें एक अकेली जगह में ले गया रेजल को, एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर, अपनी इच्छा जाहिर की, टू गेट मैरिड टू हर, कि रेजल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ही नीडेड ओनली ए पेनी इन ऑर्डर टू गेट मैरिड टू हर, उसने कहा कि मुझे सिर्फ एक पेनी यानी एक सिक्का चाहिए तुमसे शादी करने के लिए। हाउएवर व्हेन ही सर्च्ड फॉर हिज वॉलेट इन हिज ब्रेस्ट पॉकेट, जब उन्होंने अपने ऊपर की पॉकेट में अपना पर्स ढूंढने की या वॉलेट ढूंढने की कोशिश की, ही वॉज सरप्राइज टू डिस्कवर दैट ही हैज़ लॉस्ट इट, उसको अचानक से सरप्राइज हुआ कि उसका पर्स अचानक से कहाँ गया, वही कहाँ खो गया। मोरेओवर फिर अचानक से क्या हुआ, सडनली इट ऑकर टू हिम, अचानक से उसको ये बात ऑकर हुई, मतलब ज्ञात हुई। क्या ज्ञात हुई, रिजल्ट सीम्ड मच यंगर देन वे शी शुड हैव लुक्ड, कि इतने साल बाद रिजल्ट मिल रही है मेरे को तो ये वैसी दिख रही है जो 20-30 साल पहले दिखती थी, वो इतनी जवान क्यों दिख रही है। डॉक्टर सोलोमन स्टार्टेड फीलिंग डिवॉइड ऑफ लाइफ, यहाँ जाते डॉक्टर सोलोमन को ज़िंदगी से अलग फील होना शुरू हो गया। ये बात दिखते ही उनको कुछ रियलाइज़ हुआ। क्या रियलाइज़ हुआ कि रेजल इतनी जवान क्यों दिख रही है, और ना मेरा पर्स मेरे पास है, ऐसा क्या हुआ। इसका मतलब वो सब असलियत नहीं थी, इट वॉज नॉट अ रियलिटी, वो एक तरह का सपना था। इसलिए उनको ज़िंदगी से डिवॉइड यानी लाइफ से कटा कटा फील होने लगा। ही वॉज नॉट एबल टू फील द वेट ऑफ हिज बॉडी, अचानक से उनको बॉडी भी फील होना बंद हो गई। उन्हें ऐसा लग नहीं रहा था कि उनके कदम ज़मीन पे, या उन्हें अपना वेट भी फील होना बंद हो गया। एंड हिज बॉडी सीम टू बी डिफ्लेटेड इफ हिज बॉडी डिड नॉट एग्जिस्ट, और ये बॉडी में ऐसा लग रहा था जैसे सारी हवा, सारा खून, हड्डियाँ सब निकल गए, जैसे कि उनकी बॉडी थी नहीं, जैसे कोई ड्राइंग थे। ठीक है, और उनकी बॉडी गायब हो चुकी थी। दिस मेड डॉक्टर सोलोमन वंडर वेदर द एक्सीडेंट, आप देखिए वही पॉइंट जो मैंने ड्राइंग में बताया था, कि इस बात से डॉक्टर सोलोमन को अचानक से लगता है कि जो एक्सीडेंट और बॉडी उन्होंने देखी थी स्ट्रेचर पे, कहीं वो उनकी खुद की बॉडी तो नहीं थी, कहीं वो उनका खुद का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। ठीक है, ये बात सोलोमन को भी वंडर होती है, और साथ साथ जो रीडर स्टोरी पढ़ता है उसको भी ये बात यहाँ रियलाइज़ होनी शुरू हो जाती है स्टोरी में। फिर देखिए भैया क्या हुआ, डॉक्टर सोलोमन वाज परप्लेक्स्ड, वो एकदम से चिंतित हो गए, अचंभित हो गए। वंडर्ड वेयर ही वाज रियली अलाइव और इट वाज ओनली हिज इमेजिनेशन, कि वो कहीं सही में ज़िंदा थे या सिर्फ उनकी आत्मा थी जो उस धरती पे उस समय फ्लोट कर रही थी। और किस लिए आत्मा भटक रही थी उनकी, अपने प्यार को ढूंढने के लिए, जो कि थी रेजल। यानी उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं मैं मर तो नहीं गया।
ठीक है। ही आल्सो वंडर्ड वेदर रेजल वाज रियल और शी वाज जस्ट ए फ्रेगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन। उसके साथ उनको ऐसा भी लगने लगा क्या रेजल भी सच में रियल थी मेरे सामने जो खड़ी है आत्मा है उसकी, या वो भी सिर्फ मेरी इमेजिनेशन यानी जो इतनी जवान दिख रही है यानी मेरा एक सपना है उस समय का। द स्टोरी एंड्स और इस तरह कहानी ख़त्म होती है ऑन द नोट ऑफ दिस एम्बिग्विटी, इस अस्पष्टता पे, यानी हमें कुछ क्लियर नहीं होता। ये हमारे साइकोलॉजी पर एक भार छोड़ जाता है राइटर कि हो सकता है वो सच हो सकता नहीं हो, ये रीडर्स के डिसाइड करने के लिए। यानी यहाँ आते हुए एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर होती है, एक थ्रिल, एक पॉइंट हमारे मिस्ट्री हमारे लिए वो छोड़ करके चला जाता है राइटर, और स्टोरी एंड हो जाती है। और लास्ट में क्या सीन दिखते हैं कि अब्राहम मैकेल है जो अपनी बेटी को लेकर, सिल्विया को लेकर के कहाँ जा रहे हैं, आयल पर, यानी उस गैलरी पर जहाँ शादी हो रही है, और शादी के लिए अपनी बेटी को लेकर के चला जाता है, और यहाँ क्या हो जाती है, स्टोरी ख़त्म हो जाती है। समझे आप बात? तो इसमें क्या हुई, मेन बात ये हुई कि दोस्तों हो सकती है दो पॉसिबिलिटी। एक तो जो हमारे डॉक्टर थे वो पहुँचे शादी में, पर शादी में पहुँचते ही वहाँ जूस को देख करके और अपनी बचपन की स्टोरी सुन करके उनको रेजल और बाकी सब चीज़ें याद आने लगी, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, डॉक्टर कभी शादी में पहुँचे ही नहीं, वो क्या थे, रास्ते में एक्सीडेंट से मर चुके थे या डिप्रेशन में पहले ही सुसाइड या कुछ अटैम्प्ट कर चुके थे, और उनकी जो सोल थी वो अपनी रेजल को ढूंढने के लिए और अपने मन की जो कमियां पूरी करने के लिए इस धरती पे भटक रही थी, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी देखो हमारे पास छोड़ करके राइटर चला जाता है, दोनों में से आपको डिसाइड करना है कौन सी सही है कौन सी गलत, ठीक है, या कौन सी इनके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसमें चार चीज़ें हैं, थीम की चार चीज़ें हैं जो हमें मेन पता चलती है कि इम्पैक्ट ऑफ हॉलोकॉस्ट ऑन द साइक ऑफ सर्वाइवर्स, कि जो हॉलोकॉस्ट यानी जो इतनी खतरनाक घटना हुई थी उससे लोगों के मन पे क्या प्रभाव रहा। जैसे एग्जांपल लेते सोलोमन का, सोलोमन हमेशा डेथ से डरते थे, अपने पुराने समय को याद करते थे। इसका मतलब एक बहुत बड़ा सदमा क्या था कि हमारे कैरेक्टर्स के या जो जिन्होंने वास्तव में हॉलोकॉस्ट सर्वाइव किया उनके मन पे रहता है। जैसा कि हमारा जो मेन राइटर हमारे सिंगर जी, वो खुद भी कहाँ से थे, पोलैंड से थे, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, तो उन्होंने जो फील किया वो चीज़ उन्होंने सोलोमन के थ्रू बताई। दूसरी चीज़ है सररियलिज्म, कि वास्तविकता और वास्तविकता नहीं होने का भेद, परावास्तविक जिसको कहते हैं, ठीक है, कि स्टोरी को ऐसे बताना कि अंत में स्टोरी हमें ऐसा लगना लगती है कि जैसे वो एक ड्रीम है। सररियलिज्म का मतलब क्या होता है, स्टोरी इस तरीके से लिखना कि चलते चलते हमें ऐसा लगना लगती है कि एक सपना हम देख रहे हैं, और यही बात हमें दिखी थी, ठीक है। तो देखो कि इसको होता है कि जब या तो उसकी आत्मा मिल रही है रिजल्ट से, और या फिर सोलोमन को क्या हो रहा है, हलूसिनेशन यानी सपने हो रहे हैं, इमेजिनेशन हो रही है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, ये बात मैंने अभी बताई जस्ट आपको, ये दो कंडीशन मिलती है। तीसरी चीज़ है अनब्रेकेबल चेन ऑफ ए वॉइड दैट कैन नेवर बी फिल्ड, कि एक ऐसा खालीपन जिसको कभी भरा नहीं जा सकता। या ऐसा खालीपन किसके मन में था, डॉक्टर सोलोमन के मन में। वो ज़बरदस्ती ज्यूइश कम्युनिटी से जुड़े रहते थे पर उन्हें अपना सा कुछ भी फील नहीं होता था। वो अपना दिल कहाँ छोड़ आए थे, पोलैंड में। लास्ट द सबमर्जेंस ऑफ द लॉस ऑफ ट्रू आइडेंटिटी इन अ फॉरेन प्लेस। लास्ट बात है कि जैसा देश वैसा बेस हम कहते हैं, पर सबसे बड़ा क्या होता है, अपना घर ही स्वर्ग हमने कहते हैं। क्यों कहते हैं कि अपना घर स्वर्ग क्यों लगता है, कि अपने देश में अपने लोग होते हैं, हमने वहाँ बचपन बिताया होता है, हम सब चीज़ों को जानते हैं, वहाँ रहे होते हैं, ये सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने घटित हुई होती है। पर ये जो बाहर का है उसमें क्या होता है, वो तो बाहर का ही होगा भैया, वहाँ आपको कौन इज्जत देगा, ठीक है। तो वही बात कि आप दूसरी जगह जाते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी और अपना वास्तविकता क्या होते हो खो देते हो, ये बात उन्होंने बताई स्टोरी के थ्रू। यहाँ आते हुए क्या होती है, स्टोरी के मेन पॉइंट भी ख़त्म हो जाते हैं। तो दिस वाज अ वेडिंग इन ब्राउन्सविल। आई होप समझ में आई होगी। मेन बात ये है दोस्तों, देखो दिमाग में रखने की, कि साइकोलॉजिकल बात इतनी सी थी कि या तो वो ड्रीम कर रहा था, सपना ले रहा था, या हो सकता है उसकी आत्मा थी जो सोल थी वंडर कर रही थी। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन याद रख लेना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट, एंड यू कैन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।